हाय फ्रेंड्स, आपका पुनः एक बार फिर जीके जर्नी पर स्वागत है। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पृथ्वी से ही रिलेटेड, यानी कि हमारा ग्रह जो पृथ्वी है उससे ही रिलेटेड टॉपिक है। क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आइए हम जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इस बारे में हम पढ़ेंगे। जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं, यानी कि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, इस पृथ्वी के अंदर क्या है इस बारे में हम जानेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के अंदर क्या चीज़ें हैं और इसकी दूरी, पृथ्वी की जो आंतरिक दूरी है वो उसका हम कहाँ तक पता लगा पाए हैं, इस बारे में भी जानेंगे हम साथ साथ। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए क्या किया है मानव ने, एक तो मानव ने खानों को खोदने का प्रयास किया, उसके आधार पर हम जानेंगे चीज़ों को। और एक फिर हम भूवैज्ञानिकों के तथ्यों के आधार पर भी हम चीज़ों को जानेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कहाँ तक है और किस माध्यम से हमने उसकी गणना की है। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से ये हमारी अर्थ है जिस पर हम निवास कर रहे हैं। और इस प्रकार से कुछ हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके ही बारे में हम चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। तो अभी आप कुछ देर के लिए मेरी बात को स्पष्ट रूप से सुन लीजिएगा। है क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसके आंतरिक भाग तक पहुंचना क्या है, असंभव है। इसलिए इसके जो आंतरिक स्तर के भाग हैं या फिर हम उनकी जानकारी जो प्राप्त कर रहे हैं वो स्रोत कैसे हैं, अप्रत्यक्ष हैं, या हम कह सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष स्रोतों पर क्या है आधारित है। और इसके आंतरिक स्तर तक पहुंचना क्या है बहुत ही ज़्यादा असंभव है। फिर मानव ने क्या किया, मानव ने, ठीक है, खनिजों को निकालने के लिए खानों की खुदाई की। और उस खुदाई के माध्यम से मानव उसमें प्रवेश करता रहा और प्रवेश करने के बाद जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो लंबाई की गणना कर पाया वो 5 से कितनी 6 किलोमीटर कौन आम व्यक्ति या फिर मानव कर पाया। ये जो गणना की गई वो खनिजों को निकालने के लिए जो खानें खोदी गई, उन खानों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की गणना की गई। किसके द्वारा, खानों के द्वारा, कितनी 5 से 6 किलोमीटर। बाकी हम आपको बताएं कि जो भूवैज्ञानिक थे उनके तथ्य के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की गणना कैसी की गई। तो भूवैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की गणना या तो दाब के आधार पर की गई, तापमान के आधार पर और आयतन के आधार पर, साथ ही घनत्व के आधार पर और भूकंप के आधार पर, और किसके आधार पर, ज्वालामुखी के आधार पर। इन सारे तथ्यों पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की गणना भूवैज्ञानिकों द्वारा की गई। इसमें मैं आपको भूकंप के बारे में बताऊंगा कि भूकंप के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी गणना कैसी की गई। तो हम चलते हैं सबसे पहले इस डायग्राम की तरफ। ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मैंने डायग्राम बनाया है, मैं इसको बड़ा सा रो कर लेता हूं, फिर हम चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है कुछ पृथ्वी का, ठीक है, आंतरिक संरचना का। इसको हम से ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना का स्ट्रक्चर है इसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग 0 किलोमीटर से कितना 34 किलोमीटर तक क्या कहलाता है, भूपटल, जिसे हम क्या कहते हैं, भूपटपटी भी कहते हैं। और इसका ही एक नाम आपने और सुना होगा जिसे हम सियाल कहते हैं, ठीक है। ये भी इसका क्या है, नाम है किसका, इस वाले भाग का। तो इसको भी हम याद रखेंगे।
ऊपरी भाग को हम, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ठीक है, आंतरिक संरचना का, उसको हम भूपटल या फिर भूपटपटी या फिर हम क्या कहते हैं, स्याल कहते हैं। और ये कितना है, 0 किलोमीटर से 34 किलोमीटर की दूरी तक है, ठीक है। और इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर 34 किलोमीटर से कितना, 2900 किलोमीटर तक, कितना, 2900 किलोमीटर तक ये वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, मेटल, क्या कहलाता है, मेटल, या फिर हम इसको सीमा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सीमा भी कहते हैं। और 2900 से नीचे का जो भाग है, यानी कि 6370 किलोमीटर तक की ये जो डिस्टेंस है, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। इन 3 भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा गया है, किसमें, भूपटल, जिसे हम भूपटपटी कहते हैं, और आपने इसका नाम सुना होगा, श्याल। और इसके बाद इसके दूसरे भाग को किसमें, मेटल, जिसको हम क्या कहते हैं, सीमा भी कहते हैं। और सबसे निचले या फिर आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, हम कोर कहते हैं। इन चीज़ों को याद रखेंगे। ये जो 3 नाम मैंने आपको बताए हैं अभी, एक क्या, स्याल, सेकंड सीमा, और इस वाले भाग को हम, जिसको हमने बताया है कोर, इसको हम निफे भी कहते हैं। इस वर्ड को भी याद रखेंगे। तो इसे क्या, निफे। इन तीनों नामों को एक व्यक्ति ने दिया, उस व्यक्ति का क्या नाम था, तो आइए उस बारे में जान लेते हैं। इस व्यक्ति का नाम था एडवर्ड, क्या नाम था, एडवर्ड सोइस। क्या नाम था, एडवर्ड सोइस ने इन तीनों नामों को दिया, क्या, स्याल, सीमा और निफे। और ये स्याल, सीमा और निफे का क्या मतलब है, मैं अभी आपको जल्द ही बता दूंगा, ठीक है। अभी आप इतना याद रखिएगा, इन 3 नामों को, किन किन, स्याल, सीमा और निफे, इसको किस व्यक्ति ने दिया, एडवर्ड सोइस ने दिया। इस बात को हम याद रखेंगे। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले पृथ्वी की जो बाहरी परत है उसकी तरफ, चीज़ों को जानेंगे, या फिर हम कह सकते हैं सबसे पहले हम भूपटल के बारे में पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद हम मेटल या सीमा के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम कोर या निफे के बारे में चीज़ों को विस्तार से समझेंगे। और इस टॉपिक से बनने वाले हर एक क्वेश्चन को हम पूर्णतः समझ लेंगे, जो एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए हम सबसे पहले किसकी तरफ चलते हैं, भूपटल या फिर भूपटपटी या फिर स्याल की तरफ चलते हैं, जिसकी जो लंबाई है 0 किलोमीटर से 34 किलोमीटर तक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो लंबाई है 0 से 34 किलोमीटर तक की है, और इसी लंबाई को कहीं पर कितना, 34 से 100 किलोमीटर की दूरी तक बताया गया है। वो किस संस्था के द्वारा बताया गया है उसके बारे में जान लेते हैं, IUGG, ठीक है। ये क्या है, एक संस्था है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें, किसकी, IUGG, तो इसकी फुल फॉर्म है क्या, इंटर नेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। क्या है इसकी फुल फॉर्म, IUGG, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इसका मायने क्या है हिंदी में, अंतरराष्ट्रीय क्या, भूगणितीय एंड भूभौतिकी संघ, इसकी क्या है फुल फॉर्म हिंदी में। और इंग्लिश में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, किसकी, IUGG की फुल फॉर्म है। ये एक संस्था है। इस संस्था का क्या काम था, इस संस्था का पृथ्वी का जो वातावरण है, ये संस्था जो थी वो पृथ्वी के वातावरण के अध्ययन से संबंधित भूवैज्ञानों को समर्पित की गई एक संस्था थी। और इसका जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम के किस में, ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में क्या था, इसका मुख्यालय था। तो इस बात को हम याद रखेंगे।
IUGG के द्वारा इसकी जो मोटाई है वो कितनी बताई गई है, 34 से 100 किलोमीटर बताई गई है। ठीक है, इस वर्ड को भी हम याद रखेंगे। बाकी जो इसकी हमें याद रखने वाली जो मोटाई है वो हम इसको ही याद रखेंगे, कितनी, 0 किलोमीटर से 34 किलोमीटर। मैंने आपको और चीजें बता दी हैं जिससे कि अगर इससे भी क्वेश्चन बनता है तो आपका क्या होगा, गलत नहीं होगा। तो हम किसकी बात कर रहे थे, भूपटल की बात कर रहे थे। इसकी मोटाई मैंने आपको दोनों प्रकार से बता दी है। तो हम भूपटल के बारे में और बताऊंगा मैं आपको। तो ये पृथ्वी का सबसे बाहरी और कैसा ठोस भाग है जिस पर हम क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। हम किस भाग की बात कर रहे हैं, इस भाग की। ये जो पृथ्वी का सबसे बाहरी और कैसा भाग है, ठोस भाग है। और इस ठोस भाग को दो आधार पर बांटा गया है। किन दो आधारों पर बांटा गया है वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। भूपटल के किसके ठोस भाग को कितने दो आधारों पर बांटा गया है। एक महासागरीय पटल, कौन सा, महासागरीय पटल। दूसरा कौन सा, महाद्वीपीय पटल। कौन सा, दूसरा महाद्वीपीय पटल। इन दोनों के आधार पर किसको, पृथ्वी के जो बाहरी या ठोस भाग को बांटा गया है, किसमें, महासागरीय पटल, दूसरा महाद्वीपीय पटल। हम बात करें जो हमारा महासागरीय पटल है, इसकी मोटाई कितनी है, 5 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। और बात करें हम महाद्वीपीय पटल की तो इसकी मोटाई कितनी, 72 किलोमीटर है। कितनी है, 72 किलोमीटर है। किसकी, महाद्वीपीय पटल की मोटाई कितनी है, 72 किलोमीटर है। और महासागरीय पटल जो है इससे किसका, ये किसकी बनी है, बेसाल्ट। किसकी बनी है, बेसाल्ट चट्टानों की बनी है। कौन सी, महासागरीय पटल। हम बात करें महाद्वीपीय जो पटल है, उस पटल में जो पर्वतीय श्रृंखला है, उस पर्वतीय श्रृंखला जो पटल बनी है वो किसकी बनी है, नीस और किसकी, ग्रेनाइट। किसकी, ग्रेनाइट चट्टानों की बनी है। कौन सी, महासागरीय और महाद्वीपीय पटल। तो इस बात, ये भी हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ सकता है। तो हम इसको भी याद रखेंगे कि मोटाई के आधार पर भूपटल को किन दो पटलों में बांटा गया है। उसके मैंने नाम, कितने किलोमीटर है तक उनकी मोटाई है वो, और किस चट्टानों की बनी है वो मैंने लिख दिया है। आइए फिर हम चलते हैं इसी भूपटल की तरफ। हम भूपटल की बात कर रहे थे तो ये भूपटल को दो भागों में बांटा, वो मैंने आपको बता दिया। आगे की चीजें वो क्या हैं उनको भी हम जान लेते हैं। ये जो भूपटल है, ये भूपटल, ठीक है, इसका भाग जो है वो किससे बना है, आग्नेय चट्टान से। किससे बना है, आग्नेय चट्टान से निर्मित है। ठीक है, और इस आग्नेय चट्टान के या फिर भूपटल के जैसे जैसे हम नीचे की तरफ चलते हैं तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो क्या है, पटल है या फिर हम कह सकते हैं स्तर हैं, ठीक है, वो इसके बाद किससे बने हैं, अवसादी चट्टान से बने हुए हैं। किससे, अवसादी चट्टान से निर्मित हैं। किससे निर्मित हैं, अवसादी चट्टान से निर्मित हैं। और ये जो मैंने अभी आपको बताया, भूपटल महासागरीय और महाद्वीपीय पटल में डिवाइड है मोटाई के आधार पर। जो बेसाल्ट और नीस और जो ग्रेनाइट हमारी जो चट्टान है वो किसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आग्नेय पटल, आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल हैं। तो ये, ठीक है, किससे बात रही, भूपटल से बात रही। और हम कुछ थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और चीजों को सीखते हैं। ये भूपटल और हमारा कौन सा मेटल वाला भाग है, जो कौन सा भूपटल और मेटल वाला भाग है, इसके बीच ये जो मैंने आपको लैंड रॉक रखी है, ये भी एक क्या है, पृथ्वी का आंतरिक स्तर है, या हम कह सकते हैं ये पृथ्वी के अंदर एक लेयर है, किसकी, चट्टानों की। और ये लेयर, इसका क्या नाम है, जो कि इसका नाम है मोहे मोहो क्या नाम है, मोहो असंबद्धता। ठीक है, क्या नाम है, मोहो असंबद्धता। इसको हम क्या कहते हैं, मोहे डिसकनेक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। और इस मोहे असंबद्धता के द्वारा भूपटल को और किसको, मेटल को दो भागों में बांटा गया है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, किस मोहे असंबद्धता के द्वारा किन दो, वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किन दो भागों में बांटा गया है। तो हम याद रखेंगे किसमें, एक भूपटल, दूसरा किसमें, मेटल में।
बांटा गया है, किसके द्वारा, मोहे असंबद्धता के द्वारा बांटा गया है। ऐसे ही इसी प्रकार जो मेटल वाला भाग है और हमारा कौन सा कोर वाला भाग है, जो इसको एक और असंबद्धता है उसके द्वारा बांटा गया है, उसका नाम है गुटेनबर्ग। क्या नाम है? गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या नाम है? गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसके द्वारा, ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को, यानी कि हम कह सकते हैं मेटल वाले भाग को और कोर वाले भाग को बांटा गया है, किसके द्वारा? गुटेनबर्ग। कई बार एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि पृथ्वी के भूपटल और किसको, मेटल वाले भाग को किस असंबद्धता के द्वारा बांटा गया है, या फिर मेटल और कोर वाले भाग को किस असंबद्धता के द्वारा बांटा गया है। तो हम इसको भी याद रखने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारा एग्जाम में बनने वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी छूट ना पाए। ठीक है, तो इन दो असंबद्धताओं को भी हम साथ साथ याद रखेंगे। और जो हमारा पृथ्वी का क्या है, सबसे आंतरिक वाला जो भाग है, जिसे हम कोर या निफे कहते हैं, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जो पृथ्वी का आंतरिक या कोर वाला भाग है, ये 2900 किलोमीटर से लेकर 63-70 किलोमीटर के दूरी तक आंतरिक की तरफ है। और इस 2900 किलोमीटर से कितना, 5100 किलोमीटर की दूरी तक, ठीक है, एक और असंबद्धता के द्वारा बांटा गया है इस कोर वाले भाग को। उसका क्या नाम है? लेहमन असंबद्धता। क्या नाम है? लेहमन असंबद्धता, या फिर हम इंग्लिश में इसको लेहमन डिसकंटिन्यूटी भी कह सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा बांटा गया है? लेहमन असंबद्धता के द्वारा। कितनी दूरी पर बांटा गया है? 2900 किलोमीटर से हम 5100 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की आंतरिक दूरी पे जाएंगे तो वहां पर इसको बांटा गया है। और इन दो भागों का को नाम दिया गया है क्या? बाह्य कोर और क्या? आंतरिक कोर। ठीक है, इस बात को भी हम याद रखेंगे। क्या नाम दिया गया है? बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ठीक है, इसमें बांटा गया है। अब हम चलते हैं किसके, फिर ऊपर की तरफ चलते हैं, किधर? भूपटल की तरफ। और भूपटल को भी इसी प्रकार, जैसे कि कोर को बांटा है दो भागों में, इसी प्रकार भूपटल को भी एक असंबद्धता है, उसके द्वारा कितने, दो भागों में बांटा गया है। मैं कुछ चीजों को यहाँ से इरेजर कर दूं, जिससे चीजें क्या हैं और हमें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि भूपटल को दो भागों में किस असंबद्धता के द्वारा बांटा गया है, उसका नाम है क्या? कोनार्ड असंबद्धता के द्वारा किसको, भूपटल को दो भागों में बांटा गया है। और वो दो भाग कौन से हैं? तो एक ऊपरी भूपटल, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ऊपरी भूपर्वतीय पटल, या फिर हम स्याल कह सकते हैं। ये सारे नाम जो तीनों हैं वो एक ही चीज के हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं इसको? ऊपरी भूपटल। और किसमें? निचली भूपटल। ठीक है, किन दो भागों में बांटा गया है? ऊपरी भूपटल और किसमें? निचली भूपटल में बांटा गया है। मैंने आपको बताया कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो भूवैज्ञानिकों ने किसके, भूकंप के आधार पर गणना की और चीजों को बताया कि सबसे जो उन्होंने विश्वसनीय विधि मानी है वो भूकंप तरंगों के अध्ययन, व्यवहार का जो अध्ययन है उसके आधार पर उन्होंने चीजों को बताया है। किसने? भूवैज्ञानिकों ने। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसमें भूकंप की जो तरंगे हैं जो आपने पढ़ी होंगी, या फिर हम आपको भूकंप वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, इसमें कौन कौन सी तरंगे चलती हैं भूकंप में? PSL, ये 3 तरंगे भूकंपीय तरंगे हैं। इनके ही आधार पर भूवैज्ञानिकों ने चीजों को स्पष्ट किया और इस विधि के आधार पर ही सबसे ज्यादा विश्वसनीय विधि माना है। किसको? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो हम बात कर रहे थे किसकी, भूकंप की, तो और भूपटल की। तो भूपटल में भूकंप जो तरंगे हैं कौन सी? पी तरंगे। जो पी तरंगे हैं इनकी जो चाल होती है वो कितनी होती है? ऊपरी वाले भाग में, किसमें? ऊपरी भूपटल में भूकंप की पी तरंगों की चाल 6.1 किलोमीटर
पर सेकंड की स्पीड से किस में पृथ्वी के सबसे बाहरी यानी कि हम कह सकते हैं भूपटल वाले भाग में ये कितनी स्पीड से चलती हैं 6.1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं। हम बात करें इसके घनत्व की तो इसका जो घनत्व है वो कितना है 2.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है किसके ऊपरी भूपटल का। हम बात करें इसके भूपटल के निचले भूपटल वाले भाग में तो इसमें जो पी तरंगे हैं वो 6.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं और इसके साथ इसका जो घनत्व है वो कितना होता है 3 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब होता है किसका निचले भूपटल का किसका निचले भूपटल का। जो क्या होता है इसमें तरंगे 6.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं और इसका घनत्व कितना होता है 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है किसका निचले भूपटल का। और इस भूपटल पे क्या है जो अंतर आया है किसमें घनत्व में अंतर जो आया है वो किसके कारण आता है दाब के कारण आता है। किसके कारण आता है दाब के कारण इसमें क्या आता है अंतर आता है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बता दूं पृथ्वी पर जो है सबसे आंतरिक संरचना में हम बताएं तो ऊपर भाग से नीचे की तरफ हम चलते हैं तो टेम्परेचर जो है वो क्या है बढ़ता है। ठीक है, इस बात को भी हम याद रखेंगे। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं भूपटल से क्वेश्चन तापमान से रिलेटेड तो वो आप उसको याद रखिएगा। जो किसका भूपटल का तापमान प्लस क्या घनत्व क्या होता है सबसे कम होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि किस परत के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के किस परत का जो है क्या तापमान और घनत्व सबसे कम होता है तो किसका होता है भूपटल का होता है। इस क्वेश्चन को हम याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि किस परत का तापमान सबसे कम होता है या फिर घनत्व सबसे कम होता है तो किसका होता है भूपटल का होता है। इस चीज को हम पूर्णतः याद रखेंगे। ये सारी बातें किससे रिलेटेड रही हमारी भूपटल से रिलेटेड रही और भूप्लेट पटल से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। अभी जब मैं आपको पूरे चैप्टर के विस्तार में बता दूंगा फिर आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दूंगा चीजों को। अब हम चलते हैं किसकी तरफ मेटल वाले भाग की तरफ चलते हैं। मेटल वाले भाग में क्या है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको भी एक असंबद्धता के द्वारा दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से ऊपरी मेटल और किसमें निचली मेटल। ठीक है, किन दो भागों में बांटा गया है ऊपरी मेटल और निचली मेटल इन दो भागों में बांटा गया है। और इस असंबद्धता का क्या नाम है रेपेटी। क्या नाम है रेपेटी असंबद्धता। ठीक है, इसके द्वारा किसको मेटल वाले भाग को या फिर हम कह सकते हैं सीमा वाले भाग को दो भागों में बांटा गया है। किसमें ऊपरी मेटल और निचली मेटल किस असंबद्धता के द्वारा बांटा गया है तो हम याद रखेंगे किसके द्वारा रेपेटी असंबद्धता के द्वारा बांटा गया है। हम बात करें किसकी ऊपरी वाले मेटल की तो ये जो ऊपर वाला मेटल वाला भाग है इसमें क्या है ऊपरी मेटल वाले भाग में इसमें भूकंप तरंगे हैं। जो क्या भूकंप तरंगे कैसे चलती हैं बहुत धीमी गति से चलती हैं। कैसे धीमी गति से चलती हैं या फिर हम इसे क्या जोन ऑफ लो क्या कहते हैं जोन ऑफ लो वेलोसिटी। क्या कहते हैं जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहते हैं किसको पृथ्वी के जो मेटल वाला भाग है उसका ऊपरी मेटल वाले भाग को। इसमें क्या है भूकंप तरंगे हैं बहुत धीमी गति से चलती हैं इसी कारण हमें इसे जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं इसको हम क्या कहते हैं निम्न गति मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं निम्न गति मंडल कहते हैं किसका भूकंप तरंगों का। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। और इससे मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं किससे ऊपरी मेटल वाले भाग से वो क्या है इसमें जो पृथ्वी का कुल आयतन होता है वो कितना होता है 83% क्या होता है आयतन। और बात करें द्रव्यमान की तो द्रव्यमान जो है कितना होता है 68% क्या होता है
द्रव्यमान होता है किसका, पृथ्वी के कुल भाग का, किसके, पृथ्वी के कुल भाग का कितना, 83%। तो क्या होता है, आयतन होता है, और 68% क्या होता है, द्रव्यमान होता है किसके, पृथ्वी के कुल भाग का। किस वाले हम भाग की बात कर रहे हैं, ऊपरी मेटल वाले भाग की बात कर रहे हैं। ये सारी बातें किससे रिलेटेड रहीं, ऊपरी मेटल वाले भाग से रिलेटेड रहीं, या फिर हम कह सकते हैं मेटल वाले भाग से रिलेटेड रहीं। अब हम चलते हैं पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग, जिसको हम कोर और निफे कहते हैं। मैंने आपको बताया है इसको दो भागों में बांटा गया है। किस असंबद्धता के द्वारा बांटा गया है, लेहमन असंबद्धता के द्वारा बांटा गया है। किसमें, बाह्य कोर और किसमें, आंतरिक कोर में। तो देखिएगा ये जो हमारा बाह्य कोर वाला भाग है, इसमें क्या है, एस तरंगे, भूकंप की जो एस तरंगे हैं वो क्या है, प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ठीक है, अभी जब हम भूकंप चैप्टर पढ़ेंगे तब हम चीजों को ठीक है सही से समझ लेंगे। क्या जो पीएसएल तरंगे हैं वो किस प्रकार ठोस, द्रव और गैस में चलती हैं, इन चीजों को मैं विस्तार से आपको उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ इतना जानते हैं, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कौन सा कोर वाला भाग है, इसके कोर वाले भाग में कौन सा बाह्य कोर वाला भाग है, इस वाले भाग में क्या है, जो भूकंप की एस तरंगे हैं वो प्रवेश नहीं कर पाती हैं। जब बाह्य भाग में नहीं करेंगी तो आंतरिक भाग में दरअसल वैसे ही नहीं जाएंगी। तो इस बात को हम याद रखेंगे। और इसका जो इसका कोर वाले भाग का जो आयतन है वो कितना होता है, 16%, और 16%। और इसका द्रव्यमान की हम बात करें तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, 32% होता है। और ये भी किसका होता है, पृथ्वी के कुल भाग का, किसका, पृथ्वी के कुल भाग का। ठीक है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी के कोर वाले भाग का जो कुल भाग है उसका कितना आयतन और कितना द्रव्यमान होता है। तो इसको भी हम नोट कर लेंगे कभी न कहीं, या फिर हमें बेसिक जानकारी के लिए ये पता होना जरूरी है। तो इसको भी हम कॉपी पर नोट कर लेंगे, कितना परसेंट होता है, 16% आयतन होता है, और द्रव्यमान कितना होता है, 32% होता है। किसके, पृथ्वी के सबसे आंतरिक वाला जो भाग है उसका ही सब पार्ट कौन सा है, बाह्य कोर, हम उसकी बात कर रहे थे। ठीक है, और मैं आप इसको कोर वाले भाग से आपको बता दूं, ये पृथ्वी का सबसे ठोस भाग होता है। कौन सा, सर्वाधिक ठोस भाग, सर्वाधिक कैसा ठोस भाग होता है पृथ्वी का, कौन सा भाग, कोर वाला, सर्वाधिक ठोस भाग। और ये क्यों होता है, यहाँ पर दाब जो है वो अधिक होता है, इस कारण ये पृथ्वी का सबसे सर्वाधिक ठोस भाग होता है। और कैसा होता है, ये ठोस होता है, साथ साथ कैसा होता है, प्लास्टिक की तरह होता है। कौन सा, पृथ्वी का कोर वाला भाग किसी तरह होता है, प्लास्टिक की तरह होता है। और इसका जो घनत्व है वो भी सर्वाधिक होता है, इसी कारण ठीक है कितना होता है, 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या होता है, घनत्व होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो पृथ्वी का सर्वाधिक भाग घनत्व जो है कहाँ पर होता है, कोर वाले भाग में, या फिर हम कह सकते हैं निफे में होता है। ठीक है, तो इसको भी हम याद रखेंगे, सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, कोर पे होता है। बात करें सर्वाधिक तापमान, इसको भी हम लिख लेंगे, सर्वाधिक तापमान कहाँ पर होता है, वो भी कोर में होता है। कितना होता है, 6000 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इन दो बातों को हम याद रखेंगे। और जस्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि पृथ्वी का तापमान और घनत्व सर्वाधिक कम कहाँ पर होता है, भूपटल पे होता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसके द्वारा आपको ये चीजें याद रहेंगी। सर्वाधिक कम जो है, ये एरो जो मैंने बनाया है वो क्या का है, कम का है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, सर्वाधिक कम तो किस पर, भूपटल पर। और तापमान प्लस हम घनत्व की बात कर रहे थे, तो तापमान और घनत्व सर्वाधिक ज्यादा, यानी कि मैंने एरो जो है ऊपर को ड्रॉ किया है, इसका मतलब है कि सर्वाधिक ज्यादा, तो वो कहाँ पर होगा, कोर, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, निफे कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को हम बिल्कुल याद रखेंगे कि सर्वाधिक तापमान और घनत्व कहाँ पर कम होता है, भूपटल पर होता है,
और सर्वाधिक तापमान और घनत्व कहाँ पर अधिक होता है, तो किस में होता है, कोर में होता है। मैंने आपको बता दिया कितना होता है, 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, और तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, किसका, कोर वाले, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कोर वाले भाग का। तो इन दो क्वेश्चनों को हम अच्छे से याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि तापमान पृथ्वी का सर्वाधिक किस भाग पर होता है और न्यूनतम किस भाग पर होता है। तो इसे हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एक क्वेश्चन में आपको और बता दूं, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है, किसकी, पृथ्वी की जो आंतरिक त्रिज्या है, या फिर कह सकते हैं पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है। मैंने यहाँ पर आपको बताई है कितनी, 6370 किलोमीटर। तो इसको हम याद रखेंगे, 6370 किलोमीटर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। और भूवैज्ञानिकों ने, ठीक है, इतनी ही दूरी तक पृथ्वी की चीजों को गणना की है, किसके आधार पर, भूकंप तरंगियों के आधार पर। और ये भूकंप तरंगियों के आधार पर जो गणना की गई है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय और सबसे ज्यादा स्पष्ट मानी गई है। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मनुष्य ने क्या करा था, खानों को खोदने के आधार पर कितने किलोमीटर की गणना कर पाया था, 5 से 6 किलोमीटर तक की ही पृथ्वी की आंतरिक दूरी का पता लगा पाए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड रही, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड रही। अब मैं कुछ क्वेश्चन जो बनने वाले हैं उनको आपको बता देता हूं। तो मैं थोड़ा सा पहले साफ कर दूं, ठीक है, इधर का मिटा देते हैं, देखिएगा। इस डायग्राम से बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको भी मैं पूरी तरीके से स्पष्ट कर देता हूं। आइए तो देखिएगा, मैंने आपको बताया सबसे पहले कि स्याल, सीमा और क्या, निफे। ठीक है, ये जो तीन परतें हैं इनके मैंने नाम भी बताए थे आपको, क्या है, स्याल का भूपटल नाम है, सीमा का मेटल नाम है, और कोर का क्या नाम है, निफे नाम है। मैंने आपको बताया था इन तीनों नामों को किसने दिया, एडवर्ड स्वेश ने दिया था। इस बात का मैं जिक्र पूर्व भी कर चुका हूं, ठीक है, क्लास में। क्या, स्याल, सीमा और निफे, इन तीनों वर्डों को किसने दिया, एडवर्ड स्वेश। एक क्या थे, भूवैज्ञानिक थे, इन्होंने इन तीनों पटल का नामकरण किया है। कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसकी जो तीन पटलें हैं, ठीक है, या फिर तीन स्तर हैं, उनको, उनका नाम स्याल, सीमा और निफे, ये किस वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक ने दिया है, तो हम याद रखेंगे एडवर्ड स्वेश ने इसका नामकरण किया था। ठीक है, और मैं आपको इनसे चीजें बता दूं, किससे, जिसका नाम ये लिखा है स्याल, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी या बाहरी, या फिर हम कह सकते हैं सबसे बाहरी स्तर है या परत है। ठीक है, जिसका क्या नाम है, स्याल। स्याल का जो, इसका नाम स्याल क्यों रखा, किसने, एडवर्ड स्वेश ने। इस परत पर किस चीज की अधिकता है, स्याल। स्याल का मतलब है सिलिका और क्या, एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये जो तत्व हैं वो किसमें पाए जाते हैं, पृथ्वी की भूपटल में पाए जाते हैं। इसलिए जो एडवर्ड स्वेश थे उन्होंने इसका, ये दो तत्वों से बनी हुई पटल है, कौन सी, भूपटल, इसलिए इन्होंने इसका नाम स्याल रखा, या फिर हम इसे SIAL भी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार इसका जो सीमा नाम रखा गया है वो भी इसी वजह से रखा गया है, क्यों, SI फॉर क्या हो गया, ठीक है, सिलिका, और M फॉर क्या हो गया, ठीक है, मैग्नीज। तो इसको भी हम याद रखेंगे। ऐसे ही निफिल रखा गया है, तो Ni फॉर क्या हो गया, निकिल, और Fi फॉर क्या हो गया, ठीक है, फेरियन। तो हम इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, इन तीनों को नाम क्यों रखा गया है, मैंने इनसे बनने वाले तीन जो क्या थे, जो तत्व थे, मैंने उनको बता दिया है इनका नाम क्यों रखा गया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो स्याल वाली परत है, इससे जो बनने वाला क्वेश्चन है, या फिर हम कह सकते हैं भूपटल से बनने वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बन सकता है। तो आइए मैं उस पर ही चर्चा कर लेता हूं। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भूपटल पर कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है। तो भूपटल पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। कौन सा है, ऑक्सीजन। किस पर, मैं पूरी बात लिख देता हूं, भूपटल पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है, जिसका प्रतीक क्या होता है, O2 होता है। और ये भूपटल पर कितना पाया जाता है, 46.80
परसेंट क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है किस पर, भूपटल पर। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में, मोस्टली एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है कि जो पृथ्वी के भूपटल पर, ठीक है, कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, हम इस बात को याद रखेंगे बिल्कुल। तत्व की बात करेगा तो हमारा ऑक्सीजन, अगर बात करेगा किसकी, धातु की, ठीक है, तो हमारी धातु कौन सी होगी, एल्युमिनियम। कौन सी होगी, एल्युमिनियम। हम इसको बिल्कुल याद रखेंगे, एल्युमिनियम है, इसकी मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है, 27.72% किसकी, एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है पृथ्वी के किसके, भूपटल पर। अगर सर्वाधिक तत्व की बात करेगा तो ऑक्सीजन, सर्वाधिक धातु की बात करेगा तो हमारा क्या होगा, एल्युमिनियम। साथ साथ हम सिलिका की भी, ठीक है, जो परसेंटेज है उसको याद रख लेंगे। ठीक है, कितना, 8.13% क्या पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है। क्योंकि एग्जाम में इन दोनों से क्वेश्चन पूछ चुका है। हो सकता है इस सिलिका से भी क्वेश्चन पूछ ले, तो हम इसको भी याद रखेंगे। कितना पाया जाता है, 8.13% किस पर पाया जाता है, भूपटल पर पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इस सर्कल में, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भूपटल पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और याद रखेंगे हमेशा, कौन सा है, ऑक्सीजन है। तत्व की बात करेगा तो ऑक्सीजन, धातु की बात करेगा तो एल्युमिनियम। ये किससे बात रिलेटेड रही, भूपटल से। इसी प्रकार, ठीक है, जो हमारा नेफे वाला भाग है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उसको मैं यहां से थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं, सॉरी मिटा देता हूं, फिर बताता हूं आपको। किसकी बात कर रहे थे हम, कोर, जिसे हम क्या कहते हैं, निफे कहते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पृथ्वी के जो सबसे आंतरिक वाले भाग, या फिर हम कह सकते हैं कोर वाले भाग में किस तत्व की सबसे ज्यादा अधिकता पाई जाती है, तो वह कौन सा है। Ni4 क्या होता है, फेरिन क्या होता है, सॉरी निकिल क्या होता है, निकिल। इसको हम याद रखेंगे, सबसे ज्यादा किस क्या पाया जाता है, निकिल पाया जाता है। तो इस वाले वर्ड को भी हम याद रखेंगे। ठीक है, ये कोर वाले भाग में सर्वाधिक पाया जाता है कौन सा, निकिल। इसको हम क्या कहते हैं, लोहा भी कहते हैं। तो इसको बिल्कुल हम याद रखेंगे। कोर वाले भाग में पूछेगा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है, लोहा, जिसे हम निकिल कहते हैं। और ऊपरी भूपटल में पूछेगा तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। और धातु पूछेगा तो कौन सी है, एल्युमिनियम है। मेरे वर्डों पर आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ। तत्व की बात करेगा तो ऑक्सीजन, धातु तो एल्युमिनियम, और इधर तत्व की बात करेगा तो हमारा कौन सा है, लोहा है। कौन सा है, लोहा, जिसे हम निकल कहते हैं। ये कोर वाले भाग में पाया जाता है, यानी कि इस वाले भाग में। और ये जो ऑक्सीजन और एल्युमिनियम और जो सिलिका है, वो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग, ऊपरी वाला जो भाग है, जिसे हम भूपटल, भूपलपट्टी या फिर हम सियाल कहते हैं, इस वाले भाग में पाया जाता है। तो एक बार हम फिर से जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, और जो एग्जाम के लिए आने वाले आगामी एग्जाम के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, एक बार मैं उनके ऊपर फिर से आपका क्या करा देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। तो एक पृथ्वी की जो सबसे बाहरी पटल है, उसके बारे में हम याद रखेंगे। वो किसकी बनी हुई है, ठीक है, अग्नि चट्टानों की बनी हुई है। किन दो भागों में बांटा गया है वो मैंने आपको बता दिया। सियाल, शीमा और निफे, जो तीनों परतें हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, इसका नाम किसने दिया है, एडवर्ड सोयस ने दिया है। इसको भी हम याद रखेंगे। ठीक है, और जो इनकी दूरियां हैं, इन चीजों को हम बिल्कुल याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ से पूछे गए हैं कि भूपटल और मेटल को बांटने वाला जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का स्तर है, या फिर जो पटल है, उसका क्या नाम है, मोहे असंबद्धता। ये जो मैंने ये 6 असंबद्धता जो लिखी हैं, इन 6 को हम बिल्कुल याद रखेंगे, जिससे कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जा रहे हैं, और पूछने की पूर्णता क्या रहती है, संभावना रहती है। तो जितने भी मैंने असंबद्धता लिखी हैं, इनको हम बिल्कुल भी क्या है, भूलेंगे नहीं और याद रखेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ, देख लीजिएगा आप कौन कौन सी मैंने बताई है। एक रेप्टी असंबद्धता, जो मेटल वाले भाग को 2 भागों में बांटती है। ऐसे ही एक क्या है, कोर वाला जो भाग है पृथ्वी के सबसे आंतरिक, इसमें कौन सी असंबद्धता है जो कोर वाले भाग को 2 भागों में बांट रही है, लेहमन असंबद्धता। ठीक है, इसी प्रकार भूपटल वाले भाग को कौन सी असंबद्धता बांट रही है, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, देखो ये कौन सी, कोर्नाट असंबद्धता। ये 6 असंबद्धताएं जो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू बताई हैं,
इन 6 के हम नाम याद रखेंगे और स्पष्ट रूप से क्या करेंगे, इसका नाम को हम याद रखने का प्रयास करेंगे और चीजों को समझ लेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार किन किन असंबद्धताओं को और किस किस भाग को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन थे वो किससे रिलेटेड थे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन थे और मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे इस टॉपिक से पूर्णतः मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर आप इतना जो मैंने मैटर यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है और साथ ही जो मैंने, ठीक है, अपने मौखिक रूप से आपको मैंने क्वेश्चन बताए हैं, अगर आप उनको याद रखेंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। इस बात का मैं आपके साथ, ठीक है, क्या करता हूँ, दावा करता हूँ, बिल्कुल भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने उस लेवल का आपको बताया है जिस लेवल का एग्जाम में पूछा जाता है और इससे ज्यादा लेवल का एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में तो फिलहाल नहीं पूछ सकता है। एसएससी के जो कैंडिडेट जितने एग्जाम कराती है उस एग्जाम में इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। चाहे स्टेट लेवल तुम्हारा कोई सा एग्जाम हुआ, ठीक है, या सेंट्रल लेवल एग्जाम हुआ, वो भी इससे सारे इस टॉपिक से जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे इससे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो इस बात को हम याद रखेंगे, ठीक है। जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो आप हमेशा याद रखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि अगर मैं चीज़ों को फिर से रिकॉल कराऊंगा तो मैंने जो ओवरव्यू था वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। अगर फिर से रिकॉल कराऊंगा तो वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी अधिक हो जाएगी, क्यों मुझे वीडियो की लेंथ भी देखना पड़ती है, क्यों तो इसलिए हम चीज़ों को आज यहाँ पर छोड़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा आपके अपने YouTube जीके सन्नी चैनल पर, और आप अपना मुझे प्यार जो स्नेह है इस वीडियो के माध्यम से मुझे दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कहना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। बने रहिए आपके अपने YouTube जीके सन्नी चैनल पर।